गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। राम राम, सत श्री अकाल। मैं सौरभ जैन, योर रीजनिंग गुरु, स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पर। सभी को प्यार भरा नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, राइट? तो उस नोटिफिकेशन में जो आरआरबी ने दिया है, क्या क्या चीजें हैं विस्तार पूर्वक समझेंगे। भैया फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन की प्रोसेस तक हमें किन किन चरणों से गुजरना होगा, क्या क्या करना होगा, सारी चीजें हम जानेंगे आज, ठीक है? और मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दूंगा यहां पर। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन जो जो मेजर पॉइंट्स है, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना चाहिए, वो सब आपको आज मिल जाने वाली है। चलिए, तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, बेसिकली दो वैकेंसी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। एसओ की भी होती है, एसओ की भी इसमें आई हुई है, लेकिन एसओ कम लोग देते हैं, मेजर देते हैं पीओ क्लर्क, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। ग्रामीण बैंकों की भर्ती है, लगभग 43-44 ग्रामीण बैंक हैं ऑल ओवर इंडिया में जो ये वैकेंसी जिनकी निकलती है। कुछ ने अनाउंस कर दी, कुछ ने की है, करने वाले हैं अभी। आईबीपीएस एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है बच्चे। उसकी वेबसाइट भी यहां दी हुई है, इस पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, राइट? चलिए, तो जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारी, इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना? फटाफट नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं भैया? 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले। टेंटेटिव डेट्स दी है, टेंटेटिव मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं, है ना? अभी टेंटेटिव मतलब ये निश्चित है कि 7 तारीख से चालू हो जाएंगे। हाँ, कुछ आपत्ति आ गई, कुछ हो गया तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इनका मतलब ये है। 7 जून से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 27 जून तक आपके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है? यही फीस के बारे में भी दिया हुआ, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 7 से स्टार्ट होकर 27 तक। आपकी जो एग्जाम से पहले की ट्रेनिंग होगी, उसके कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई में, और आपकी ट्रेनिंग की डेट जो होगी वो 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगी। फिर आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा बेटा। लास्ट जुलाई में या अगस्त 1 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स, ठीक है? सॉरी, ये आपके कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे जुलाई लास्ट में। कॉल लेटर आएंगे आपके जुलाई लास्ट में, अगस्त फर्स्ट वीक में, और अगस्त में आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी। अगस्त में आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी बेटा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स का आपका आ जाएगा अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है? फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर होगा, मेंस का एग्जाम, मेंस के एग्जाम के कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर में, और सितंबर में ही आपके लास्ट में एग्जाम चालू हो जाएंगे। सितंबर से अक्टूबर तक चलेंगे, अलग अलग फेस में रहेंगे अलग अलग लोगों के। अब मेंस का जो रिजल्ट आएगा बेटा, डिक्लेरेशन, वो अक्टूबर 2024 में आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा फॉर ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है? नाउ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं बेटा अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में। अक्टूबर नवंबर में आपके डाउनलोड हो जाएंगे। इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा नवंबर में ही, नवंबर सेकेंड वीक से स्टार्ट चालू हो जाएंगे शायद, है ना? नवंबर में आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे, और जनवरी में आपको प्रोविजनरी अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है? जनवरी में आपको उसका अलॉटमेंट प्रोविजनली वाला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जून से अभी स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोसेस, जून से स्टार्ट हो रहा है, और जनवरी में आपको अलॉटमेंट दे रहा है सारी प्रक्रिया कराने के पश्चात, राइट बच्चे? मतलब आप मंथ गिन लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने के अंदर आपको पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा, 7 महीने में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट की अगर बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मतलब ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है बच्चे क्लर्क, क्लर्क के लिए 5585 सबसे ज्यादा वैकेंसी क्लर्क की है बेटा, मल्टीपर्पज क्लर्क की वैकेंसी है। ऑफिसर स्किल फर्स्ट का मतलब हो जाएगा बेटा पीओ,
पीओ या असिस्टेंट मैनेजर जैसे हम कहते हैं, उसकी पोस्ट है सेकंड हाईएस्ट 3499। बाकी सब ये एसओ की पोस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, जिनके लिए अलग अलग अनुभव लगता है, अलग अलग डिग्री चाहिए होती है, इनका पेपर भी थोड़ा अलग होता है ना। हाँ, तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्किल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 70 वैकेंसी है, लॉ वाले ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 30 है, ऑफिसर स्किल सेकंड सीए के लिए 60 है, ऑफिसर स्किल सेकंड आईटी के लिए बेटा 94 है, एंड ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 496 सबसे ज्यादा ये है। देन ऑफिसर स्किल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट है, एंड ऑफिसर स्किल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर के लिए 21 पोस्ट है, और ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए 129 पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज है आपकी 9995 अभी जो अनाउंस है। कुछ बैंक्स अभी और भी अनाउंस करेंगे तो और भी बढ़ सकती है ये पोस्ट, डेफिनेटली बढ़ेंगी भी। और चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या भैया, ये पेपर हम कब दे सकते हैं? A prospective candidate should ensure that they fulfill the specified eligibility criteria before applying for the CRP। जो आपकी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, CRP का मतलब है बेटा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, बाकी की ये सारी चीजें लिखिए, CRP प्रोसेस के बारे में आपको बताया। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका वो सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की, उम्र की। उम्र आपकी 1/6/2024 को, इस डेट से कैलकुलेट होगी आपकी उम्र, ध्यान रखना। 1/6/2024 को ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होना चाहिए भैया, 18 से 28 तक की होना चाहिए इस डेट को। इस डेट को आप 28 से ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए और 18 से छोटे नहीं होना चाहिए। यहां बताया भी, रिमार्क दिया है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2696, मतलब 2/6/1996 से पहले आप पैदा नहीं होना चाहिए, और 1/6/2006 के बाद आपको पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों डेट को हो सकते हैं, इसके बाद और इसके पहले नहीं हो सकते। ठीक है, 18 से 28 ये नोट कर लीजिएगा। देन स्किल फर्स्ट, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर पीओ कहते हैं, उसकी एज 18 से 30 तक होनी चाहिए। ये आपको बताया हुआ कब से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और कब के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑफिसर स्किल सेकंड की एज दी है 21 से 32 मैनेजर की स्किल सेकंड के लिए, और स्किल थर्ड के लिए 21 से 40 दी हुई है, 21 से 40 दी हुई है स्किल थर्ड के लिए। स्किल सेकंड के लिए 21 से 32। ठीक है, और स्किल फर्स्ट मतलब पीओ के लिए 18 से 30। देन एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, कैटेगरी वाइज किस किस को कितना एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 28 से ज्यादा साल का हो गया असिस्टेंट के लिए मान लीजिए जैसे हमने यहां बताया था 18 से 28 का एज है असिस्टेंट के लिए। अब कोई व्यक्ति 28 साल से ज्यादा बड़ा हो गया और वो एसटी कैटेगरी में आता है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब वो 33 साल उम्र हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम 33 साल तक दे सकता है। देन ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, और पीडब्ल्यूबीडी मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड वगैरह लोग हैं उनके लिए 10 साल का। देन एक्स सर्विसमैन के लिए भी 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड, जब से उन्होंने जॉब छोड़ा है, प्लस 3 ईयर्स, उनके लिए भी वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वो 50 साल तक भी पेपर दे सकते हैं, मतलब अगर पूरा देखा जाए तो। एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप्ड है, बहुत सारी चीजें। चलिए, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मेजरली हमें यह समझ में आया क्लर्क के लिए आपको 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पीओ के लिए आपको बेटा 18 से 30 है ना स्किल फर्स्ट के लिए। बाकी स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनके लिए अलग अलग एज है। स्किल सेकंड के लिए हमें दिया 21 से 32 और 21 से 32, स्किल थर्ड के लिए दिया 21 से 40। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, आगे बताएंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन हम समझ ही गए। देन हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपको क्लर्क का एग्जाम देना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। परसेंटेज कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज नहीं मांगा इसमें, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी आपसे, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज और लिखी हुई है बी कॉलम में,
और एक कॉलम में दो चीजें यहां देखिए, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट आरआरबीज। मतलब जैसे आप गुजरात में एग्जाम दे रहे हैं तो वहां गुजराती जैसे प्रेफरेंस लैंग्वेज होगी तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक। देन डिजायरेबल बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल मतलब ये ऐच्छिक है, ये कंपलसरी नहीं है। डिजायरेबल मतलब बेटा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, आपको कंप्यूटर आपने कभी ना कभी पढ़ा हो या सर्टिफिकेट हो आपके पास चलेगा, नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, ये होगा तो अच्छा है, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है उसका। स्किल फर्स्ट के लिए भी मतलब पीओ के लिए भी आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्किल फर्स्ट के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। डिग्री में कितना परसेंटेज है ये मैटर नहीं करेगा, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए पीओ के लिए भी। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइज जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, लीगल यूनिवर्सिटी, उससे होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनको प्राथमिकता दी जाएगी अगर इन फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है तो। और लोकल लैंग्वेज में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहां का भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां के। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी इसमें डिजायरेबल है, इसमें भी। चलिए स्किल सेकंड के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन यहां पर परसेंटेज फिक्स कर दिया भैया कि कम से कम 50% होना चाहिए। अच्छा, स्किल फर्स्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था आपको, पीओ के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन स्किल सेकंड ऑफिसर के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी कम से कम 50% से, ठीक है। और 2 साल का अनुभव भी चाहिए बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी 2 साल का अनुभव होना चाहिए। देन ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या क्या हो जाएंगे, आईटी ऑफिसर हो गया, है ना, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपका लॉ ऑफिसर हो गया, तो इनके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में। अगर आईटी ऑफिसर की बात करें तो उसको भी भैया ग्रेजुएशन चाहिए 50% से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में होना चाहिए। आईटी में ग्रेजुएशन होगा बेटा तभी आईटी में जा पाओ, ग्रेजुएशन इन फील्ड में होना चाहिए तभी आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो, और मिनिमम 50% से होना चाहिए। और डिजायरेबल ये ऐच्छिक है, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो। और 1 ईयर का आपका रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो चाहिए, जो भी फील्ड के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे आईटी ऑफिसर के लिए करें तो आईटी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 ईयर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। लॉ ऑफिसर के लिए बोल रहे हो तो इसमें भी आपके लिए बेटा 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, 2 साल का इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए लॉ में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रेजरी मैनेजर के लिए अलग बात की गई। ट्रेजरी मैनेजर के लिए क्या चाहिए बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एमबीए इन फाइनेंस हो आपका फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, तो आप ये ट्रेजरी मैनेजर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए इन मार्केटिंग चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर का मार्केटिंग में ही आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, मतलब रिलेवेंट फील्ड मतलब मार्केटिंग में ही। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में ही, और डिग्री क्या चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इनमें होना चाहिए। और मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है बेटा इसमें, डिग्री में आपका। मतलब ऑफिसर स्किल सेकंड में अगर आप आओगे तो ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 50% से। स्किल फर्स्ट तक बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट स्किल फर्स्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्किल सेकंड के लिए ग्रेजुएशन का 50% मिनिमम होनी चाहिए। स्किल थर्ड की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा है, ठीक है, मिनिमम 50% से। किन किन फील्ड में मांगा है, जैसे आप देख लीजिए, अगर आपको फाइनेंस फील्ड में जाना है तो फाइनेंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग में होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तो यहां अनुभवी लोग ही दे पाएंगे इसको। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया कि एग्जाम कैसे होगा सर, ये बता दीजिए कैसे क्या होगा।
तो भाई अगर मैं क्लर्क की बात करूं, असिस्टेंट की बात करूं, तो प्रीलिम्स होगा पहले। प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग और मैथ्स ही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर से रिलेटेड मैथ्स ही पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रीजनिंग के होंगे और 40 मैथ्स के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 40 मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, और कंपोजिट टाइम होगा 45 मिनट्स का। सेक्शनल टाइम नहीं होगा इसमें कि भैया रीजनिंग के लिए सेक्शनल टाइम अलग से दे दें, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अलग से दें। और ये पूरा एग्जाम बेटा ऑनलाइन मेथड में होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दोनों को मिला के टाइम दिया जाएगा 45 मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको काम की बता दूं बेटा, सेक्शनल टाइम तो नहीं है इसमें, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है। इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि पूरे 45 मिनट एक ही सब्जेक्ट को दे दें या 40 मिनट एक सब्जेक्ट को दे दें जो हमारा अच्छा है। दोनों को इक्विवेलेंट टाइम देने का प्रयास करना पड़ेगा, दोनों में नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे आपको। सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। चलिए, स्केल फर्स्ट मतलब पीओ की बात करें तो इसका प्रीलिम्स भी ऐसे ही होगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, वही 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 80 मैक्सिमम मार्क्स, और कंप्लीट टाइम होगा इसमें भी 45 मिनट, और इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होगा। नाउ मेंस के एग्जाम की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हमारा मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस एग्जाम में क्लर्क में क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन 2 में से कोई भी एक आप चुन सकते हो। ये दोनों नहीं करना है, इन 2 में से आप एक चुन सकते हो। ठीक है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, हाँ, रीजनिंग आएंगे बेटा 40 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे इसके 50। कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे 20। जनरल अवेयरनेस होंगे 40 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे 40। अब हिंदी इंग्लिश में से एक चुन लेना, 40 नंबर का होगा, मार्क्स होंगे 40। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स दे रहे हैं आपको, यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स दे रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, यहां भी 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 होंगे। और यहां भी आपको कंपोजिट टाइम दिया जा रहा है 2 आवर्स, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए सबका समय का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते 4 सब्जेक्ट पूरे पूरे कर लें और एक सब्जेक्ट छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना बेटा, प्रीलिम्स मेंस दोनों में 0.25 का। आगे चर्चा करेंगे उस पर। स्केल फर्स्ट में अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में से एक कोई चुनना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम टू सेम है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम मार्क्स है, सेम टू सेम कंपोजिट टाइम है। देन हम बात करते हैं, बस लेवल का फर्क आ जाएगा। असिस्टेंट में लेवल इजी आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, और पीओ में स्केल फर्स्ट में लेवल मॉडरेट टू हाई आता है बेटा। स्केल सेकंड की बात करें तो स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होगा, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, वो बेटा उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से एक चुनना है, बाकी का सब एज इट इज है। ठीक है, यहां पर रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 50, कंप्यूटर नॉलेज 40, मैक्सिमम मार्क्स 20, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में से एक चुनना है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, कंप्लीट टाइम मिलेगा बेटा 2 आवर्स। स्केल सेकंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर ले। जनरल बैंकिंग ऑफिसर को अगर हम छोड़ दें तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है हमारे, जैसे आईटी ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, सीए हो गया, तो इनके लिए जो टेस्ट होगा उसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का। जैसे आप इनकम टैक्स में जाना चाहते, सॉरी, आप आईटी में जाना चाहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या ट्रेजरी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो भैया आपके लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है, या आप मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो मार्केटिंग का ही एक पेपर आपका हो जाएगा। आईटी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आईटी का एक पेपर होगा, आईटी के ही 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने डिग्री ली है मतलब। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन होंगे 40 और 40 ही मार्क्स होंगे। रीजनिंग भी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पूछेंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी में से एक चुनना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको।
कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स में मिलेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन बढ़ा दिया है इसमें, डीआई भी पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स होंगे। ऐसे कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन 240 होंगे, लेकिन मार्क्स आपके 200 ही होंगे, और इसमें बेटा आधा घंटा बढ़ के समय मिलेगा आपको, है ना। जब क्वेश्चन बढ़ रहे हैं 40, तो यहां 30 मिनट भी बढ़ाए गए हैं, ठीक है। 2.5 घंटे कंप्लीट टाइम मिलेगा। स्केल थर्ड के लिए बात करें तो वही रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से एक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज वाला नहीं पूछा जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज वाला नहीं पूछा जाएगा इसमें। कुल क्वेश्चन वही 40 ईच, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे, मैथ्स में 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे, बाकी सब में 40 के 40, और कंप्यूटर में 40 के 20 मार्क्स होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा बेटा? 2 आवर्स। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जैसा कि मैंने कहा था 0.25 आपका पेनल्टी लगेगा, ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score। ठीक है, वही 0.25 माइनस मार्किंग है, या 1/4 क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उसका 1/4 scored obtained in the online examination prelims mains single, the corrected score obtained by each of the candidate in different sessions will be normalized using equipercentile method। equipercentile method scores up to 2 decimal points shall be taken for the purpose of calculation। बेटा यहां पर आपका इक्विपरसेंटाइल मेथड भी लगेगा। इक्विपरसेंटाइल मेथड का मतलब ये है बच्चे, जैसे आपने स्कोर किया, आपने अगर मान लीजिए गलत किए, गलत ज्यादा किए, और मतलब आपने तुक्के लगा दिए या गड़बड़ कर दिया, तो उससे आपके मार्क्स कम तो होंगे ही, फिर इक्विपरसेंटाइल मेथड लगेगा तो और कम हो जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन किए और 20 ही सही किए, तो आपके मार्क्स बढ़ के आएंगे, 20 नहीं आएंगे, बढ़कर आएंगे, ठीक है। तो वो परसेंटाइल मेथड यहां पर यूज होगा। For the post of office assistant multipurpose, marks obtained only in the online mains exam will be considered for final merit list। Okay. For the post of officer skill first, marks obtained only in the online main examination will be considered for shortlisting for interview and final merit listing। For the post of officer skill second, general and specialist officer and skill third, marks obtained in the single level online examination will be considered for shortlisting for interview and final merit listing। यहाँ पे क्या बताया गया भैया कि असिस्टेंट में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। क्लर्क के एग्जाम जो आपने दिया प्रीलिम्स और मेंस का, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है बेटा, प्रीलिम्स एग्जाम केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है आपका, जिससे आप मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो, और मेंस एग्जाम का जो स्कोर आपका होगा उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन मेंस में पहुंचने के लिए आपको प्री क्लियर करना जरूरी होता है। प्री का स्कोर ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, मेंस का होगा। यहां पे यही बताया कि असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी जो लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेंस एग्जाम के बेहाफ पर बनेगी। और स्केल फर्स्ट में पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन स्केल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट बनेगी ना, वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेहाफ पर बनेगी, ये यहां पर बताया है। उससे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, यहां पे शॉर्टलिस्ट होंगे मार्क्स से किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। और यहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे मार्क्स, मेंस के मार्क्स से किसके लिए बेटा? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट और ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो इंटरव्यू होगा ना बेटा, वो केवल स्किल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए होगा, असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए नहीं होगा, है ना। तो यहां बताया कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड अंडर सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी 13, जो आरआरबी 13वां एग्जाम ले रहा है अभी, विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल रीजनल रूरल बैंक विद द असिस्टेंट ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस इन कंसल्टेशन विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब नाबार्ड और आईबीपीएस के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेटा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा।
Interview will be conducted at select center. The center address of the venue, time and date interview will be informed to the shortlisted candidate in the call letter. आपको जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा उसका, उसमें सारी चीजें रहेंगी कि कहां पर आपका इंटरव्यू होगा, कैसा होगा एंड सो ऑन. ये सारी चीजें उसके बारे में बताई गई हैं. ठीक है, चलिए. हाँ, जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये सारी प्रक्रियाएं आपको पूरी दी गई हैं नोटिस में. क्या क्या आपको लेना, प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा एंड सो ऑन. फोटो, क्या आधार कार्ड एंड सो ऑन. जैसे आप किसी कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको एंड सो ऑन ले जाना पड़ेगा. ये सारी चीजें बाद की प्रोसेस है. हाँ, अब जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा. प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब क्या है बेटा? प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब क्या है आप ये समझिए पहले. प्रोविजनल अलॉटमेंट, प्रोविजनल का मतलब हिंदी में क्या होता है? अनंतिम. अनंतिम, अंतिम आपका सिलेक्शन मतलब. लेकिन ये स्थायी नहीं है अभी. प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब होता है अस्थाई, तत्कालिक अलॉटमेंट है ये आपका, जो आपको मिलेगा जनवरी में. अब ध्यान से सुनो, ठीक है. तत्कालिक अलॉटमेंट आपको मिलेगा. बाद में जब आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फाइनल ऑर्डर मिलेगा. ये अस्थाई है, ठीक है. प्रोविजनल मतलब on completion of the interview process, men's examination depending on the vacancies to be filled in as per the business needs of the RRBs and as reported to IBPS candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the RRBs based on merit come preference, keeping in view the spirit of government guidelines on reservation policy, various guidelines issued by Government of India, others from the time to time administrative agencies etc. Vacancies given in this notification are indicative. Provisional allotment shall be done on the basis of actual vacancies to be reported by RRBs. Candidates should not claim indicative vacancies as final for provisional allotment. No change in the data already registered by the candidate in the online application form is possible. So simple से इसमें ये कहा गया है कि जो आपका फाइनल रिक्रूटमेंट होगा वो किसके बिहाफ पर होगा बेटा? मेंस के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के बिहाफ पर होगा. मेंस का वेटेज होगा, रिटन एग्जाम का वेटेज होगा 80%, इंटरव्यू का वेटेज होगा 20%. ठीक है. और जैसे कहीं आपने फॉर्म भरा, जैसे वैकेंसी आई, वहां पर आपने जब मान लीजिए उन्होंने मांगा कि जिनके भी भैया फाइनल स्कोर में 80 नंबर आए हैं वो आ जाइए. तो 80 नंबर आने का मतलब ये नहीं कि आपको उसमें इंटरव्यू में आपका मतलब फाइनल रिक्रूटमेंट आपका हो ही गया उस बैंक में. किसी बैंक ने आपको अप्लाई करने को बोला कि भैया अगर आपके 80% आया है, आपका 80 स्कोर आया है मेंस में और इंटरव्यू में मिलाकर आपका 80 स्कोर आया है, तो आप आ जाइए यहां पर. अब वहां पर मान लीजिए 10 ही वैकेंसी है और वहां पर 80 से ऊपर वाले लोग भी पहुंच गए तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी. आपको बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन दे ही दिया है, ये इसमें बोला गया है. नाउ नेक्स्ट, फॉर ऑफिसर इन स्किल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट द प्रोविजनल अलॉटमेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन द आरआरबीज ऑफ द स्टेट ऑप्टेड फॉर. मतलब अलग अलग राज्य के अलग अलग कॉल लेटर्स होंगे आपके भाई, तो वहां की प्राथमिकता के आधार पर वो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे. A candidate belonging to reserved category selected on the basis of norms as applicable to general category will be treated at par with a general category candidate. Such on merit candidates belonging to reserved category who are provisionally allotted under unreserved category will not be adjusted against a reserved post. However, their original category as registered in the online registration will remain unchanged and they shall be required to produce their caste certificate as applicable to them irrespective of their selection under unreserved category. Failure to provide the same shall deter the candidate from further process. यहां पर बेटा हमें यह बताया गया है कि मान लीजिए आप SC/ST कैटेगरी के हैं और आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो आपको बेटा जनरल कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा. आप SC/ST के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. ठीक है, मेजर यही था यहां पर. ठीक है. सो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम को टोटल मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा.
टोटल मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगा। यहां पर आप इस पॉइंट को आप चाहे तो पढ़ लें एक बार। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्टेड सेंटर, तो ये आपको बता ही दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर, आईबीपीएस की साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लीज नोट दैट एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज इन डेट, सेंटर, ईटीसी ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप चाहते हैं आपका इंटरव्यू उस डेट को ना हो, मान लीजिए किसी डेट को आपका इमरजेंसी काम आ गया, उसी डेट को आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया, तो आप उसे चेंज करवाने के लिए अप्लाई करेंगे तो एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको उसी डेट को देना पड़ेगा। हाउएवर आईबीपीएस रिजर्व्स द राइट टू चेंज द डेट, वेन्यू, टाइम, सेंटर, ईटीसी ऑफ इंटरव्यू और होल्ड सप्लीमेंट्री प्रोसेस फॉर पर्टिकुलर डेट, सेशन, venue, center, set of candidate at its discretion under unforeseen circumstances if any। वो ये कह रहे हैं लेकिन आईबीपीएस संस्था के पास ये राइट है कि वो आपके इंटरव्यू का डेट चेंज कर दे। मान लीजिए उस डेट को कुछ इमरजेंसी आ गई तो संस्था तो चेंज कर सकती, लेकिन आप नहीं कर सकते, भले ही आपको इमरजेंसी हो। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स देंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखो। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। जनरल कैटेगरी के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए आपका इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू में आपका 40% से कम स्कोर हुआ, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, अगर 40 से कम नंबर आया आपके, तो भले ही आपने मेंस क्लियर किया हो बेटा, आप बाहर हो जाओगे। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 35% दिया है। The relative weightage of online examination and interview will be 80-20, जैसा कि मैंने बताया था। रिटर्न एग्जाम का 80% वेटेज है बेटा और 20% वेटेज है इंटरव्यू का। इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। द combined final score of candidates shall be arrived at on the basis of scores obtained by the candidate in the online main examination for the post of officer skill first and in the single level examination for the post of officer skill second and third। that CRP process मतलब CRP for RRB 13 and interview। सिंपल सा वो ये बोल रहा है इस पॉइंट में भैया कि आपकी जो मेरिट बनेगी इन दोनों को मिलाकर बनेगी। किसके लिए? स्किल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। ठीक है, असिस्टेंट के लिए तो इंटरव्यू होगा ही नहीं, बात तो मेंस एग्जाम पे हो जाएगा। इंटरव्यू स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और अदरवाइज बेड फ्रॉम द इंटरव्यू और फर्दर प्रोसेस शैल नॉट बी डिस्क्लोज। आगे की प्रोसेस पर आपको नहीं बताई जाएगी। अगर आपने इंटरव्यू में इतना स्कोर नहीं किया तो आगे के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 40% आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 100 में से। अ कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस and common interview and be sufficiently high in the merit to be shortlisted for subsequent provisional allotment process, detail of which will be made available subsequently on authorized IBPS website। देखिए बेटा क्या बोला है ये आखिरी पॉइंट में, ये ध्यान से समझना। उसने बोला भैया आपने मेंस भी क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब आपके मार्क्स आए, अब वो मार्क्स आए और आपकी मेरिट बनी। मान लीजिए 50 वैकेंसी और मेरिट में आपका 51वां स्थान है, तो आपको वो नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मेरिट में 50 के अंदर में और 50 वैकेंसी है तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ये उसने बताया है, इतनी प्रक्रिया आपको बताई है। राइट बच्चे, तो ये था ओवरऑल आपका शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी कि कैसे आपका अलॉटमेंट होगा। जून से लेके जनवरी तक की कहानी, ये अगले 6-7 महीने बेटा बहुत क्रूशियल है आपके लिए। और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे आसान एग्जामिनेशन होता है बेटा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दो आज ही से, अभी से। हाँ, अभी जैसे विनर्स में आपको पता है जून महोत्सव चल रहा है, तो और वैकेंसी भी आ गई शानदार बैंकिंग की, तो मजा आ जाने वाला है। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना ईमानदारी वाली, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो जनवरी तक फाइनली। भले 2 महीने बाद 55-60 दिन में हमारा प्रीलिम्स है, 55-60 दिन में तैयारी होती है प्रीलिम्स की बच्चे। ठीक है, हाँ, बाय 1 गेट 8 का फायदा चल रहा है भैया, और अप टू 90% तक ऑफ चल रहा है। ये ऑफर है बेटा 3 जून से 30 जून तक, मतलब एक के साथ 8 कोर्स फ्री मिलेंगे आपको विनर्स ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ऑफलाइन पर नहीं है, ऑनलाइन पर। हाँ, बाय 1 गेट 8 का महा धमाका देख लीजिए। अगर आप एक कोर्स परचेज करते तो ये 8 कोर्स आपको फ्री में मिलते हैं बेटा,
लाइव बैच जो 2000 रुपए का है, रिकॉर्डेड बैच जो 1500 का है, मैथ्स फाउंडेशन बैच लाइव वाला 1000 का है, जो मैथ्स फाउंडेशन जो रिकॉर्डेड है वो 1000 का आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी आपको फ्री में मिल जाएगी जो 800 रुपए में मिलती है। स्टैटिक जीके की ई बुक जो 250 की वो आपको फ्री में मिल जाएगी। 5000 प्लस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बुक मिल जाएगी। अभ्यासम बैच मिल जाएगा, है ना, एक के साथ 8 फ्री। बैंकिंग फाउंडेशन ऑफलाइन बैच 3 जून से 20 जून तक का ये ऑफर है बेटा। ऑफलाइन में बड़ा कम आता है, 8,999 मात्र में आपको मिल रहा है। 6 जून से ये आरंभ है, समय दोपहर से 4 से 7 बजे तक। अभ्यासम बैच की सुविधा के साथ मिलेगा ऑफलाइन बैच में, अभ्यासम बैच अलग से मिलेगा इसमें। प्रवेश आरंभ है और 20 जून तक, 3 जून से 20 जून तक ये फीस रहेगी, इसके बाद बढ़ जाएगी। बैंकिंग फाउंडेशन बैच, वनडे एग्जाम स्पेशल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस कैरियर गाइडेंस सेमिनार होने वाला है बेटा। इस दिन आपको जुड़ना नहीं भूलना है, इस दिन जरूर आपको जुड़ना है। 29 जून शनिवार दोपहर में 12 बजे स्कैन क्यूआर कोड टू बुक योर सीट, ये सेमिनार होने वाला है भैया। कहां पर होने वाला है ये सेमिनार? विनर्स इंस्टीट्यूट विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के पास, भोलाराम उस्ताद मार्ग, इंदौर में। आप कॉल करके भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं और इस क्यूआर को स्कैन करके भी कर सकते हैं। ये कैरियर गाइडेंस सेमिनार वनडे एग्जाम स्पेशल है बेटा, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या व्यापम में अपनी जॉब चाहते हैं। तो उनको इस कैरियर गाइडेंस सेमिनार से बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। अभी वो भ्रमित रहते हैं, भटके रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहां एक एक प्रश्न का जवाब सटीक मिलेगा आपको, तो ये जरूर ज्वाइन करें आप बच्चे। कैरियर काउंसलिंग है भैया, मेगा कैरियर काउंसलिंग है। अब सरकारी नौकरी में कैरियर चुनना होगा और भी आसान। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता हम किस फील्ड में जाएं, हमने ये किया है, अब हम आगे क्या करें। तो वो कैरियर काउंसलिंग पूरी आपको मिलने वाली है 17 जून से 19 जून तक। कहां पर मिलने वाली है भैया? विनर्स इंस्टीट्यूट विष्णुपुरी, वही आई बस स्टॉप के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर, अगर कोई भी क्वेरी है तो उस पर कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन 17 जून से 19 जून तक बेटा आपको कैरियर काउंसलिंग मिलने वाली है, ताकि आप अपना कैरियर चुन सको बहुत आसानी से कि भैया हमने ये किया है तो हमें क्या फायदेमंद रहेगा, किस में हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या फायदेमंद रहेगा हमारे लिए, हम क्या करें, बैंक में जाएं, एसएससी में जाएं, पीएससी में जाएं, व्यापम में जाएं, कहां जाएं। ठीक है, तो यहां के आप अपनी सारी क्वेरीज दूर कर सकते हो। डे विथ आदित्य सर, ये तो भैया माइंड ब्लोइंग है। मोस्टली बच्चों का ड्रीम होता है आदित्य सर के साथ एक दिन बिताएं, तो आदित्य सर के साथ बिताएं पूरा एक दिन। वो कैसे बिता सकते हैं? इस जून महोत्सव में आपके लिए लाए। यदि आप में है कोई हुनर तो आप पा सकते हैं ये मौका। आप विनर्स इंस्टीट्यूट या आदित्य सर से जुड़ी कोई भी पेंटिंग, कविता, गाना, शायरी आदि जैसा कुछ कर सकते हैं, तो हमें गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजकर भाग लीजिए, जिसमें से 10 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है बेटा 30 जून, है ना। लकी विनर अनाउंसमेंट डेट है 6 जुलाई। जो 10 लकी विनर होंगे उनको 6 जुलाई को अनाउंस किया जाएगा। कैसे जुड़े इससे? क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपनी जानकारी के साथ फाइल अपलोड करें, है ना, यहां से स्कैन कर सकते हैं आप। हाँ, ये विनर्स की बेटा विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशंस हैं फॉर विनर्स बुक्स। बुक्स के लिए आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर आपको बुक्स परचेज करनी है। विनर्स पब्लिकेशन है। ऑनलाइन कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, यहां से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन सेंटर नंबर आपको ये दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप विनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप यहां पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आप विनर्स के हैं तो ठीक है। देन डाउनलोड द विनर्स ऐप। विनर्स का ऐप डाउनलोड करने से बेटा आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई बार यूट्यूब क्लासेस में बता चुका हूं। टेस्ट सीरीज बहुत सारी फ्री में मिल जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्री में मिल जाते हैं, ई मैगजीन्स फ्री में मिल जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री में मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। एक ऐप से ही आपके बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पर डे प्रैक्टिस करना है तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, विनर्स प्रैक्टिस जॉन वाला, है ना। और परीक्षा संबंधी जानकारी व लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको अगर चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप द विनर्स इंस्टीट्यूट का ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 3 टेलीग्राम चैनल है बेटा, एक है विनर्स प्रैक्टिस जॉन, एक है द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, एक है द विनर्स इंस्टीट्यूट। तीनों अलग अलग कार्य के लिए है। हाँ भाई, ये हमारे 9 यूट्यूब चैनल है, इनको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी और सभी आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ
इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.